जी पेज नंबर 56 निकालें। हम डिविडेंड की डेफिनेशन कर रहे थे और अच्छा पहले वो सैलरी वाला सवाल निकाल लें। सैलरी वाले सवाल के अंदर जो है वो आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन नंबर 10 था। जी सवाल में और कोई एडजस्टमेंट एक थी, लीव इनकैशमेंट। मुहतरम लीव इनकैशमेंट माफ है लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो ये क्या होगी, टैक्सेबल। क्या होगी, टैक्सेबल। बाकी 4 मिलियन अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड से मिला है। यार ये जो 4 मिलियन है, आए में तो टेंटिव रहे, ये जो 4 मिलियन है अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड से मिला है, तो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है हर साल वाला, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है हर साल वाला, या जो रिटायरमेंट के टाइम पे अकम्युलेटेड बैलेंस मिलता है वो वाला है, बताएं। देखिए ना, उसने लिखा है ही रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स इन फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट का क्या मतलब है, अब वो नौकरी छोड़ के जा रहा है, पहली लाइन में रिटायर हो गया, तो मोहतरम 4 मिलियन फ्रॉम अनअप्रूव्ड फंड 50% वाज कंट्रीब्यूटेड बाय साजिद। इसका क्या मतलब है कि सैलरी के चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा था प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड में मुझे बताइए रिटायरमेंट के टाइम पे कितने पैसे मिल रहे थे, 9,41,000, याद आ रहा होगा आपको, 9,41,000 मिल रहे थे रिटायरमेंट के टाइम पे। तो ये जो 9,41,000 रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहे थे जब अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड था, तो मैंने कहा था 9,41,000 में से रिटायरमेंट के टाइम पे अनअप्रूव्ड में आपने कितना ऐड करना है, अकोमोलेटेड बैलेंस में से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट जमा करना है। तो मुझे कैसे पता चला ये अकोमोलेटेड बैलेंस है यानी रिटायरमेंट के टाइम पे पैसे हैं, पहली लाइन में लिखा हुआ है नहीं 50% नहीं, रिटायर हो रहा है, और फिर नीचे लिखे 4 मिलियन मिले हैं फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। इसका मतलब है ये रिटायरमेंट के टाइम वाले हैं यानी 941 जैसे हैं, लेकिन उसमें से 4 मिलियन मिले, इसमें से आधी अमाउंट तो कंट्रीब्यूट की हुई थी साजिद ने, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो इग्नोर करेंगे, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे, तो इसमें से कितना टैक्सेबल है, इंटरेस्ट का जिक्र होता तो वो भी ऐड करते। आगे आपको बात समझ आई है। और हमने अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी आप देख लीजिएगा, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी माफ होती है 75,000 और 50% ऑफ अमाउंट, ऐसे ही है ना। ओके चलेंगे, अगला कौन सा है हमारा, हाँ डिविडेंड की डेफिनेशन चल रही है, तो डिविडेंड की डेफिनेशन निकाल लें। जी हाँ गुड। अच्छा यार ये एक सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कि इसको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आई है दाऊद लिमिटेड के शेयर से। अब सवाल ये है कि ये दाऊद लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम में जाएगा, और अगर पब्लिक कंपनी है तो सिक्योरिटीज में जाएगा। तो ये जो खाली दाऊद लिमिटेड लफ्ज है ना, इसी पर मजबूरन हमें 4 टेस्ट लगाने पड़ेंगे। क्या इसके 50% शेयर गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं, नो। क्या इसके 50% शेयर फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं, नो। क्या इसको किसी ऐसी कंपनी ने खरीदा हुआ है जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ है, नो। क्या वाजे लिखा हुआ है सवाल में कि इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, नो। तो जब चारों सवालों का जवाब नो आ गया तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो नहीं होगी, फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। लिमिटेड का लफ्ज तो प्राइवेट पब्लिक दोनों के साथ चलता है। तो जब चारों सवालों का जवाब नो आ गया तो मोहतरम ये क्या बन गई, बोले प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी बन गई तो मुझे बता दें कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम में गिरेगा या सेपरेट रेट लगेंगे, नॉर्मल रिजीम में गिरेगा। तो मोहतरम फिर इसलिए आके सॉल्यूशन में जरा आप आए, सॉल्यूशन में इसके साथ लिख लें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल टैक्स रिजीम, क्योंकि शेयर्स किसके हैं, प्राइवेट कंपनी के हैं या पब्लिक कंपनी के हैं, प्राइवेट कंपनी के हैं। अच्छा लेकिन भाई अगर आपने इसे फिर प्राइवेट कंपनी बना दिया ना तो फिर सॉल्यूशन भी अमेंड कर लें, और है भी प्राइवेट कंपनी, समझ लें कि सॉल्यूशन में गलती थी, फिर सॉल्यूशन भी अमेंड कर लें। होल्डिंग पीरियड मोहतरम मैंने कहा था रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से नहीं देखा जाता, होल्डिंग पीरियड देखा जाता है जिस दिन आपको शेयर मिले थे। मुझे बताएं शेयर मिले कब, यकम अगस्त 13 को, बेचे कब 31 मई 17 को, तो ऐसे एरो बना लें। अब बताएं होल्डिंग पीरियड 1 साल से
ज्यादा है। जब होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो मोहतरम बताएं क्या होल्डिंग पीरियड की वजह से 75% से गेन मल्टीप्लाई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो इस बुनियाद के ऊपर मैं गेन को 75% से मल्टीप्लाई भी करने लगा हूं। तो ये सोल्यूशन अमेंड कर लें, इनटू 75%। जी क्या जवाब आ गया? 1,20,000। छोड़ें यार जल्दी, 1,12,500। क्या? लेकिन ये जरूर लिख लें ये कैपिटल गेन नॉर्मल रजीम है। चलें जी, ओवर, बात खत्म हुई हमारी। आ जाए डिविडेंड की डेफिनेशन में। लेट्स टॉक अबाउट डिविडेंड। किधर है शहजादा? अच्छा मोहतरम, कल हमने पढ़ा था कि कंपनी की तरफ से रिलीज ऑफ एसेट्स हो तो ये भी डिविडेंड है, कंपनी डिबेंचर बांटे ये भी डिविडेंड है, पेज नंबर 56। और कंपनी जो है वो कैपिटल कंपनी जो है वो अपना कारोबार बंद करे तो प्रॉफिट्स जो बांटे वो भी डिविडेंड है, कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस करे तो जितने प्रॉफिट्स बांटे वो भी डिविडेंड है। और कल जाते जाते हमने एक बात पढ़ी थी, प्राइवेट कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को, मालिक को, प्राइवेट कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे तो वो लोन भी डिविडेंड ही समझा जाएगा। या प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर के घर का कोई भी खर्चा बर्दाश्त कर ले तो वो पेमेंट भी डिविडेंड ही समझी जाएगी। लेकिन इसमें हमने पढ़ा था एक्सेप्शन पॉइंट 2 के अंदर कि अगर एक बैंक जो है वो प्राइवेट कंपनी है और वो अपने शेयर होल्डर को जो है वो लोन देता है, तो ऐसी सूरत में बैंक अगर अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे तो क्योंकि बैंक का काम ही लोगों को लोन देना होता है, तो ऐसी सूरत में जो प्राइवेट कंपनी बैंक ने अपने शेयर होल्डर को लोन दिया वो डिविडेंड इनकम में फॉल नहीं करेगा। ओके अच्छा जी, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो पॉइंट 3 के अंदर है वो जरा पढ़ते हैं। वो ये चीज है कि 2010 से और 2011 2010 के अंदर कंपनी गेव लोन टू शेयर होल्डर मिस्टर ए ₹50 मिलियन। अच्छा अब ये लोन क्या बन गया? बोले डिविडेंड। ये लोन क्या बन गया? डिविडेंड। ये लोन बन गया डिविडेंड। कितना? 50 मिलियन। कंपनी की क्या जिम्मेदारी है? प्राइवेट कंपनी है, कंपनी की क्या जिम्मेदारी है कि कंपनी जो है वो डिविडेंड पे टैक्स काटेगी, इसको 50 मिलियन की बजाय 15% टैक्स काट के देगी और शेयर होल्डर के हाथों में ये क्या समझ लिया जाएगा? डिविडेंड इनकम। अगले साल कंपनी अनाउंस्ड डिविडेंड। अगले साल कंपनी ने क्या अनाउंस किया? डिविडेंड फॉर मिस्टर ए ₹60 मिलियन। अगले साल उसके लिए 60 मिलियन का डिविडेंड अनाउंस किया, बट कंपनी ने उसे कहा यार तूने लोन वापस करना था 50 मिलियन का। इसने कहा हाँ अभी पैसे अरेंज नहीं हो रहे। कंपनी ने कहा हमने तुझे डिविडेंड देने 60, तूने लोन वापस करना है 50, तो अगर तू नहीं 50 वापस कर पा रहा तो वापस तो तूने करना है, ऐसा कर नेट कर लेते हैं। तो कंपनी ने कितने देने हैं? 60 मिलियन। शेयर होल्डर ने कितने देने हैं? 50। कंपनी ने शेयर होल्डर को कितने देने हैं? 60 मिलियन। किस मद में? डिविडेंड की मद में। शेयर होल्डर ने कंपनी को कितने वापस करने हैं? 50। कंपनी ने काट के कितना डिविडेंड दिया? 10। बट कंपनी पेड ओनली, बोले 10 आफ्टर सेटिंग ऑफ, बोले आफ्टर सेटिंग ऑफ लोन, कितना? आफ्टर सेटिंग ऑफ लोन ऑफ ₹50 मिलियन। आफ्टर सेटिंग ऑफ लोन ऑफ ₹50 मिलियन कंपनी ने 50 मिलियन का लोन सेट ऑफ करके बेचारे को कितने पैसे दिए? 10 मिलियन। अब कंक्लूजन क्या होगा कि पूरा 60 मिलियन इसका डिविडेंड नहीं है क्योंकि 50 ऑलरेडी डिविडेंड में जा चुका है, तो ₹10 मिलियन इज डिविडेंड। ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा ना लीजिएगा नोट करने में। ये कॉन्ट्रा एंट्री इसको आप कहते थे इंट्रो की क्लास में,
कंट्रोल अकाउंट के, डेटर कंट्रोल अकाउंट के टॉपिक में शायद पढ़ते थे। एक ही बंदे से पैसे लेने भी हैं, उसको देने भी हैं। तो फिर लेने देने को हम क्या कर लेते हैं, लेना देना पूरा करते हैं या नेट करके लेना देना कर लेते हैं? नेट करके। चलें जी, कितने लोगों ने नोट कर लिया? ये देखें 4 लोगों ने कर लिया। ये स्पीड अप हदों भी लेके बैठ जाते हैं। अच्छा, घर से करके आए थे ये लोग नोट। ओके, तो प्राइवेट कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को क्या दे दे, लोन दे दे, तो पहले तो वो लोन क्या समझा जाएगा? डिविडेंड। यार लेकिन माने अगले साल लोन रीपे हो गया है। हाँ, लोन रीपे हो गया है। बेचारे गरीब ने सोचा था 60 मिलियन घर लेके जाऊंगा, लेकिन कितना लेके जा रहे हैं? ये इसी तरह समझे कि कंपनी ने शायद 60 पकड़ाया है, उसमें से उसने 50 कंपनी को वापस कर दिया, उसने अपना हक छोड़ा अगले साल। तो एक तरह का लोन वापस हो गया। अब लोन जब वापस हो गया तो 50 पे पहले टैक्स दे दिया था और 10 पे आप टैक्स दे दे, तो 10 मिलियन विल बी हिज डिविडेंड। ओके, डन, इट्स ओवर। तो ये पढ़ें जी, किस हद तक लोन डिविडेंड नहीं था, सॉरी किस हद तक डिविडेंड जो बांटा गया वो डिविडेंड नहीं था, जितना डिविडेंड इस्तेमाल हुआ लोन को सेट ऑफ करने के लिए। मैं अल्फाज दोबारा बोलने लगा हूं, किस हद तक जो डिविडेंड बांटा गया है वो डिविडेंड लोन की डेफिनेशन में नहीं बल्कि डिविडेंड की डेफिनेशन से बाहर निकल गया है। किस हद तक डिविडेंड की डेफिनेशन से बाहर निकला, कितना डिविडेंड दिया और कितना डिविडेंड की डेफिनेशन से बाहर निकल गया, 50 या 10? 50, जितना सेट ऑफ हुआ अगेंस्ट लोन। तो फाइनल फिक्रा क्या बना, जितना डिविडेंड लोन के अगेंस्ट सेट ऑफ हो गया उसको डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ये देख पड़े, जितना डिविडेंड पेड बाय कंपनी विच इज, कंपनी ने तो अपनी तरफ से पे करना था। एनी डिविडेंड पेबल, पेबल अपने समझने के लिए कर लें, वैसे पेबल ही होगा क्योंकि कंपनी पे नहीं करती। एनी डिविडेंड पेबल बाय कंपनी, डिविडेंड पेबल था कंपनी की तरफ से जो कि सेट ऑफ हो गया अगेंस्ट अमाउंट प्रीवियसली पेड बाय इट। इट से क्या मुराद है? कंपनी। अमाउंट से क्या मुराद है? लोन। विच इज सेट ऑफ अगेंस्ट लोन प्रीवियसली पेड बाय इट एंड ट्रीटेड एज, और ये 50 पिछले साल क्या बन गया था? डिविडेंड बन गया था। कंपनी की तरफ से तो ये डिविडेंड पेएबल था, लेकिन ऑब्वियसली फिर पे नहीं होगा। पेएबल यहां पे ज्यादा अच्छा लफ्ज़ है। एनी डिविडेंड पेएबल बाय कंपनी, पेएबल कितना था? 50, 10 तो दे दिया ना। एनी डिविडेंड पेएबल बाय कंपनी विच इज माइनस, सेट ऑफ मींस माइनस अगेंस्ट लोन प्रीवियसली गिवन बाय इट, जो लोन कंपनी ने गिव किया था प्रीवियसली गिवन बाय इट एंड अज्यूम्ड एज डिविडेंड। ओके, अच्छा यार ये जो है ना लिक्विडेशन किधर है? अच्छा, अब ये कौन कौन से पॉइंट बनाए? ये पॉइंट जो है 2 और 3, ये तो किसकी एक्सेप्शन है? ये है पॉइंट नंबर, जी बिल्कुल, ई की। और ये 4 जो है वो है एफ की एक्सेप्शन। अब रह गया पीछे 1, तो 1 है लिक्विडेशन वाले की एक्सेप्शन, यानी 1 है सी की। अच्छा, ये जो 1 वाला कॉन्सेप्ट है आज तक कभी पेपर में टेस्ट नहीं हुआ, कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बहरहाल एक कॉन्सेप्ट तो है भाई, एसी ऑन करना, बहरहाल एक कॉन्सेप्ट तो है जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए जरा आपने गौर से बात सुननी है। कई दफा कंपनी लिक्विडेशन करी होती है। लिक्विडेशन का क्या मतलब है? कंपनी अपना कारोबार बंद कर रही होती है। जब कंपनी अपना कारोबार बंद कर रही होती है तो बंद करते करते चीजें लिंगर ऑन होती जाती हैं, क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर्स को कह रही होती है, शेयर होल्डर्स की भी आपको पता है पूरी बारात थी कल। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कह रही होती है, यार कारोबार हम बंद कर रहे हैं लेकिन पैसे ना हमारे पास अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। अभी बैड डेट रिकवर हो रहे हैं, डेटर वगैरह के पीछे पड़े हुए हैं हम, पैसे आ रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स तंग आके एक तारीख को कहते हैं, यार खुदा के लिए जान छोड़ो, हमारी जितने पैसे पड़े हुए हैं ना हमारे, वो हमें वापस करो। बस आज के बाद जो मिला डायरेक्टर्स वो तुम्हारी किस्मत। हम जान छुड़ाते हैं, हम जान छुड़ाना चाहते हैं कंपनी से, हम जान छुड़ाना चाहते हैं, जो पैसे बचे कुछ हैं ना हमें दो और हमारी कम से कम जान छोड़ो।
तो अब उसके अंदर मिसाल के तौर पे एक बंदा घर से 100 रुपया लाया था, उसको कंपनी ने 120 रुपए वापस कर दिए। तो कल बात हुई थी, तो 100 रुपया तो अपना सरमाया वापस लेके जा रहा होगा और 20 रुपए क्या कर लेके जा रहा होगा, डिविडेंड। लेकिन जाते हुए एक फिक्रा बोल के जा रहा है, जाते हुए फिक्रा बोल के जा रहा है, सखी बन रहा है, जाते हुए फिक्रा बोल के जा रहा है, आज के बाद जो तुम्हें मिला डायरेक्टर्स वो तुम्हारा। आज के बाद अगर जाहिर बात है कंपनी तो बंद हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बैड डेट रिकवरी वगैरह हो सकती है जिसकी वजह से लिंगर ऑन किया हुआ था चीजों को। तो आज के बाद जो मिला कंपनी के डायरेक्टर्स वो तुम्हारा। अब जब इतना सखी बन के जा रहा है और अपने पैसे छोड़ के जा रहा है, तो लॉ मेकर ने भी सखीपन का इजहार किया। उसने कहा फिर जो पैसे इसको तुम दे रहे हो ना, 100 लाया था घर से, दे 120 रहे हो, तो जो ऊपर का 20 दे रहे हो ना, ये इसके लिए डिविडेंड। हालांकि ये डिविडेंड बनता है वैसे, क्योंकि इसको ऊपर के पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये डिविडेंड नहीं है। तो अगर कोई बंदा सोचे दोबारा, लिक्विडेशन के वक्त जा रहा हो शेयर होल्डर और जाते हुए शेयर होल्डर को हम डिविडेंड दें, तो वो डिविडेंड नहीं है। अगर शेयर होल्डर जाते हुए एक फिक्रा बोल जाए क्या, कि आज के बाद जो भी सरप्लस पैसे आएंगे वो तुम जानो तुम्हारी बला से, मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, तो फिर लॉ मेकर भी कहते हैं तू इतने बड़े पैसे छोड़ के जा रहा है तो मैं तेरे से डिविडेंड पे टैक्स नहीं लेता। डिस्ट्रीब्यूशन, ये पैसे उसे मिले क्यों, ऑन लिक्विडेशन, क्योंकि कंपनी क्या हो रही थी, बंद हो रही थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन का मतलब बताएं, कंपनी बंद होते हुए पैसे क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ये पॉइंट डी की एक्सेप्शन भी है। अच्छा, बहरहाल आप एक बात समझे, दो बातें मिक्सअप ना करें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल खत्म हो गया, कंपनी बंद हो गई, वेयर शेयर होल्डर हैज नो राइट इन सरप्लस एसेट्स ऑन, जब फाइनल लिक्विडेशन होगी। असल में ना ये वाली जो लिक्विडेशन है ये आरजी लिक्विडेशन है, ये आरजी लिक्विडेशन है। आरजी लिक्विडेशन के ऊपर ये पैसे ले जाएगा, लेकिन क्या कह के जाएगा कि जब फाइनल लिक्विडेशन होगी तब। तो आरजी लिक्विडेशन करवाई क्यों है वैसे शेयर होल्डर्स ने, फाइनल लिक्विडेशन का वेट कर लेते। बताएं जल्दी बताएं, अभी वजह बताइए। क्योंकि लिंगर ऑन कर रहे थे डायरेक्टर्स, लटकाई जा रहे थे, यार लिक्विडेट कर देंगे कारोबार को, कर देंगे बंद, यार क्या हो गया, कर देंगे बंद। तो शेयर होल्डर्स ने क्या कहा, और यार खुदा के लिए तुम लोगों ने बंद नहीं करना, जो पैसे हमें दो, हमारी जान छोड़ो। तो शेयर होल्डर्स आरजी लिक्विडेशन करा के घरों को चले गए, और जाते हुए क्या कह के गए कि वी हैव नो राइट इन सरप्लस एसेट्स ऑन फाइनल लिक्विडेशन। फाइनल लिक्विडेशन के वक्त हमारा सरप्लस एसेट पे कोई हिस्सा नहीं होगा। तो इसका मतलब है फिर आज भी जो तुम्हें पैसे मिले वो तुम्हें क्या कर दिए गए हैं, माफ कर दिए गए हैं, वो डिविडेंड इनकम की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। तो लिख लें, आरजी लिक्विडेशन के वक्त जो डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। आरजी लिक्विडेशन के वक्त जो डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। नहीं, वो तो फिर डिफरेंट शेयर होल्डर्स होंगे ना, अगर वो भी लाएंगे तो उनका पिछले से ताल्लुक नहीं होगा फिर। अच्छा, ये ना फिक्रा एक दो दफा पढ़ लें ताकि ऐसा ना हो फिक्रा घर जाके समझ ना आए। डिस्ट्रीब्यूशन, अब बांटना, किस मौके पे बांटना, कंपनी के बंद होने पे बांटना। वेयर शेयर होल्डर, जहां शेयर होल्डर क्या कह दे कि अगर कोई सरप्लस बांटा तो उसमें मैं हिस्सा नहीं लूंगा। अच्छा, ये शेयर्स कौन से होते हैं आपको पता है कंपनीज में? शेयर्स आमतौर पे जो शेयर होल्डर घरों से पैसे ही लाते हैं, इसके अगेंस्ट आमतौर पे बिल्डिंग्स वगैरह तो नहीं लाते। ये ऐसी उसने बात लिखी हुई है, शेयर्स इशू होते हैं पाकिस्तान में अगेंस्ट कैश। जारी बात है, जब कंपनी बनी होगी कभी तो शेयर होल्डर घरों से शेयर्स के अगेंस्ट पैसे ही लाए होंगे, जिसकी कंपनी ने एंट्री की होगी कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। ओके, अगले पेज पे आए। 50 असेसमेंट। असेसमेंट का लफ्ज़ को रटा मारना है आपने, और ये समझ आपको आएगा चैप्टर 15 में। असेसमेंट इंक्लूड प्रोविजनल असेसमेंट यानी अंदाजन एंड अमेंडेड असेसमेंट। बहरहाल मोहतरम चैप्टर 15 में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन होगी इन चीज़ों पे, तो इसको बस चैप्टर 15 लिख लें यहाँ, जिसमें आपको प्रोविजनल असेसमेंट और अमेंडेड असेसमेंट में फ़र्क बताऊंगा। अमेंडेड असेसमेंट्स के लिए सेक्शन 122 होगा पूरा जो हम पढ़ेंगे। असेसमेंट ईयर, ये तो फारिग करें। असेसमेंट ईयर कोई लफ्ज़ था जो पुराने लॉ में टैक्स ईयर को कहते थे। मीन्स असेसमेंट ईयर एज डिफाइंड इन रिपील्ड, रिपील्ड हो गया डिलीट वाला ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस 1979 वाला है। कहते हैं पुराने लॉ में जाके देख लो असेसमेंट ईयर की क्या डेफिनेशन है, पता नहीं आई कि आपने क्यों डेफिनेशन डाली हुई है। चैरिटी क्या होती है? गरीबों की मदद करना, तालीम का कोई काम करना, रिफाह आमा, मेडिकल रिलीफ का काम करना, या कोई भी ऐसा काम करना जिससे लोगों को फ़ायदा हो।
जनरल पब्लिक को फायदा हो, इसे क्या कहते हैं बोले? चैरिटेबल पर्पस। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है? आपके मोबाइल के अंदर जो भी चीजें पड़ी हुई हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। मोबाइल में जितना सॉफ्ट में डाटा पड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, और किताब हार्ड फॉर्म में पड़ी हुई है। इंक्लूड्स द कंटेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांजेक्शंस अंडर दिस लॉ इंक्लूडिंग अटैचमेंट्स। ईमेल के साथ आपको पता है फाइल अटैच होती हैं, जैसे इंक्लूडिंग एनएक्सियस भी अटैच होते हैं ईमेल्स के साथ। अकाउंट्स, P&L, बैलेंस शीट भी लोगों ने रखे होते हैं आजकल सॉफ्ट फॉर्म में। रिटर्न्स, टैक्स कैलकुलेशन कहते हैं ना रिटर्न को, रिटर्न टैक्स कैलकुलेशन। नोटिसेस, नोटिस कौन किसको देता है? टैक्स वाले टैक्स पेयर को देते हैं, यानी कमिश्नर टैक्स पेयर को नोटिस देता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे सकते हैं। एंड एनी अदर एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड, सेंट, फॉरवर्डेड, डाउनलोडेड, रेड और प्रिंटेड बाय वन और मोर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स क्या होगी? कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के जरिए रीड कर लें, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के जरिए फॉरवर्ड कर लें, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के जरिए डाउनलोड कर लें इन चीजों को, ये सारी की सारी क्या बन जाएंगी बोले? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इनकम की डेफिनेशन क्या है ये सब आपको पता है। इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस लॉ। एनी अमाउंट, ओहो पिछले सफे पे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की डेफिनेशन रह गई है, वो भी याद कराइएगा। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है? जिस पर, एक्सेलेंट एक्सेलेंट मोहतरम, जिस पर। एनी अमाउंट जिस पर टैक्स कलेक्ट हो या डिडक्ट हो, डिडक्ट हो के क्या बन जाए? फाइनल टैक्स। तो इसकी मिसाल हमने क्या पढ़ी हुई है? डिविडेंड। डिविडेंड पे टैक्स कटता भी है, डिडक्ट भी होता है, और क्या बन जाता है? फाइनल टैक्स। एनी अमाउंट assumed एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस लॉ। प्रोविजन क्या होती है लॉ की? ये जो लॉ में सेक्शंस होते हैं इन्हें लॉ की प्रोविजंस ही कहा जाता है। लॉ में सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, इन्हें लॉ की क्या कहा जाता है? प्रोविजंस। एनी अमाउंट assumed एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस लॉ। अच्छा मोहतरम, किसी चीज को आप इनकम एज्यूम कर लेते हैं कभी कभी लॉ में। कल ही ताजा ताजा पढ़ा है हमने लोन को डिविडेंड एज्यूम कर लिया, लोन को डिविडेंड एज्यूम कर लिया, हालांकि लोन तो क्या होता है? उधार होता है। तो उधार को हमने क्या मान लिया है? अगर लोन देने वाली कौन हो? प्राइवेट कंपनी। तो लॉ मेकर कभी कभी अजीब सी असम्पशंस लेता है कि एक चीज उधार होती है, उधार को क्या कह देता है? डिविडेंड कमाया। तो ये मैंने आपको मिसाल दे दी तीसरे पॉइंट की। एनी लॉस ऑफ इनकम। ये लॉस ऑफ इनकम क्यों इनकम है? और यार लॉस ऑफ इनकम को उसने इसलिए इनकम कहा है कि आपको पता है अकाउंटिंग वाले जो ना जगह जगह लिखते हैं P&L, जब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, लेकिन टैक्स वाले ना बड़े तेज हैं, वो कहते हैं P&L का लफ्ज छोड़ो, इनकम के लफ्ज से दो मानी है। इनकम के लफ्ज से कहते हैं कभी कभी इनकम भी आ जाती है लोगों को, और कभी कभी बस वैसे ही इनकम के वर्ड की डेफिनेशन जरा ब्रॉड कर रहे हैं। तो असल में जो चैप्टर है ना इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है। फिर इसका मतलब है इनकम फ्रॉम बिजनेस भी हो सकती है, और इनकम की डेफिनेशन में लॉस आ गया, लॉस फ्रॉम बिजनेस भी हो सकते हैं। जो चैप्टर है ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो आज पता चला वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चैप्टर नहीं है सिर्फ, उधर इनकम भी आ सकती है। और जो चैप्टर है ना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो पता चला कि वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं है चैप्टर, उधर लॉस भी आ सकते हैं कैपिटल गेन के चैप्टर में। बस ये था थोड़ा सा इनकम की डेफिनेशन को ना ब्रॉड करके लॉस। बात अजीब सी है, लेकिन घरों में भी होती है, अक्सर बेटी को बेटा कह के बुलाते हैं, आपने सुना होगा। तो ये अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बेटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉस इनकम है, लेकिन इनकम की डेफिनेशन को ब्रॉड करके उसमें बीच में क्या डाल दिया? लॉस। तो इनकम स्लैश लॉस भी समझ सकते हैं आप इसको। तो इनकम की डेफिनेशन में इनकम भी आता है और लॉस भी आता है। ये इनकम ईयर एक बड़ा पुराना सा लफ्ज है। इनकम ईयर मींस इनकम ईयर एज डिफाइंड इन पुराना लॉ। हमारे लॉ में कोई लफ्ज नहीं है, ना इनकम ईयर ना असेसमेंट ईयर, हमारे लॉ में एक ही लफ्ज है, टैक्स ईयर। नॉन प्रॉफिट इदारा क्या होता है खुद ही पढ़ लें। यह नॉन प्रॉफिट इदारा एक दफा जब साबित हो जाएगा ना मोहतरम, तो याद रखिएगा चैप्टर किधर है यार, वो टैक्स क्रेडिट्स वाला चैप्टर। अगर जब एक इदारा साबित हो जाएगा ना कि ये कौन है, बोले नॉन प्रॉफिट, तो फिर मोहतरम बताएं फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर एक इदारा नॉन प्रॉफिट बन गया तो फायदा क्या होगा कि आप इसको सेक्शन 61 के तहत डोनेशन दे सकेंगे। तो अगर आप पेज नंबर 65 पे आते हैं तो नॉन प्रॉफिट इदारे की लिखने डेफिनेशन चैप्टर 5 में है। और जब एक इदारा क्या बन जाएगा? नॉन प्रॉफिट इदारा, और नॉन प्रॉफिट इदारे की सारी शराइत जो अभी मैं पढ़ाने लगा हूं वो पूरी कर देगा, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? उसका टैक्स माफ हो जाएगा। ओके किधर है यार? नॉन प्रॉफिट इदारा चार काम होते हैं इसके, ज़बानी सुन लें। नॉन प्रॉफिट इदारा वो होता है जिसने एजुकेशनल या चैरिटेबल कोई काम करना हो। नॉन प्रॉफिट इदारा वो होता है जो लॉ के तहत बना हो, यानी किसी लॉ के तहत रजिस्टर हुआ हो। और नॉन प्रॉफिट इदारा किसी लॉ के तहत भी रजिस्टर होगा और कमिश्नर के पास जाके भी अपने आप को अप्रूव कराएगा।
और नॉन प्रॉफिट इदारे की चौथी शर्त यह है कि उसमें जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो लोग घरों में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि वो रिफाह आमा के कामों में इस्तेमाल होंगे। तो नॉन प्रॉफिट इदारे की 4 शराइत हैं। उसका मकसद नेक हो, नंबर 1। नंबर 2, नॉन प्रॉफिट इदारा जो है अपने आप को किसी लॉ में रजिस्टर करवाए, कोई भी लॉ हो पाकिस्तान का, जैसे SECP जाके कुछ लोग एज अ कंपनी भी अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं। और तीसरी बात, नॉन प्रॉफिट इदारा जो है कमिश्नर के पास जाके हाजिरी दे, कमिश्नर के दरबार में जाके हाजिरी दे, कमिश्नर में आ गया नॉन प्रॉफिट इदारा बनने। और चौथी शर्त यह है कि नॉन प्रॉफिट इदारा जो है वो उसके जो लोग चलाने वाले हैं वो घर पैसे ना लेके जाएं। नॉन प्रॉफिट इदारा मीन्स एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, लेकिन ये इंडिविजुअल नहीं हो सकता, एक बंदा नहीं हो सकता, ये इदारा होगा इंडिविजुअल। एक बंदा ये नहीं कह सकता मैं नॉन प्रॉफिट इदारा हूं, मुझे चंदा दो, तो इसको उठा के ले जाओ, ये तो खुद चंदा है। ओके, नॉन प्रॉफिट इदारा मीन्स एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल विच इज established for religious, educational, charitable, welfare for general public or for promoting a एमेच्योर स्पोर्ट्स। एमेच्योर स्पोर्ट्स होती हैं जो पाकिस्तान में अभी रनिंग में नहीं आई हुई, ठीक है। अब मिसालें अपनी तरफ से ना देते रहिएगा, बस जो स्पोर्ट्स पाकिस्तान में रनिंग में नहीं आई हुई अभी तक, क्रिकेट तो रनिंग में आ चुकी हुई है, तो हॉकी भी रनिंग में आ चुकी हुई है, तो जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स अभी चल नहीं रही ना, उनके लिए भी कोई चैरिटी दे सकता है। फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ एज, किसी लॉ के तहत अपने आप को जाके आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, कोई भी लॉ हो पाकिस्तान में, एंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, और साथ किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी? फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, एक खास अरसे के लिए, ऑन एन अपील, जिसमें आप अपील करेंगे कमिश्नर को, इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म सा बना होगा, उसमें अपना नाम लिखेंगे, पर्पस लिखेंगे और कमिश्नर को कहेंगे मुझे इजाजत दे दो, अकम्पनीड बाय द प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या होंगे कि कौन कौन लोग इस इदारे को चला रहे हैं, इसका दफ्तर कहाँ है, ये सारे डॉक्यूमेंट साथ अटैच करके आप भेजेंगे। भाई आप बिस्किट का रैपर खोल लो या घर से खा के आया करो, ये जो सबको परेशान करते हो ना क्लास में, भूख भी लगी होती है। पॉइंट डी, द पर्सन डू नॉट डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम द एसेट्स। ड्राइंग्स अलाउड नहीं है, ड्राइंग्स नॉट अलाउड। ड्राइंग्स का क्या मतलब है? घर पैसे ले जाना। तो नॉन प्रॉफिट इदारे के जो चलाने वाले हैं, क्या वो घर पैसे लेके जा सकते हैं? ऐसी कि तैसे ही उनकी फेंटी लगाएंगे, उनको जो है वो सड़क पे खड़ा करके मारेंगे। हाँ वो हो जाता है थोड़ा बहुत। रेजिडेंट टैक्स पेयर, यार ये रेजिडेंट टैक्स पेयर की जरूरत नहीं थी, रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन आपने पढ़ ली हुई है, तो ये वही डेफिनेशन है, मींस अ टैक्स पेयर हु इज अ रेजिडेंट पर्सन, और नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर मींस अ टैक्स पेयर हु इज ए नॉन रेजिडेंट। प्रिंसिपल ऑफिसर, अच्छा FBR वाले कई दफ़ा ना कम्युनिकेशन करते हैं, कभी लेटर भेज देते हैं आपके घर, कभी कोई और चीज़ भेज देते हैं आपके घर, तो कम्युनिकेशन में ना ये पता होना चाहिए कि आपसे जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं FBR वाले, तो आपके दफ्तर में ऑफिसर कौन है जिसको दे दिया जाए तो समझा जाएगा कि लेटर प्रॉपरली डिलीवर हो गया। मिसाल के तौर पे टैक्स वालों ने आपसे मांगा टैक्स, कैसे मांगा? एक स्टूडेंट बरकत मार्केट से आ रहा था, उससे पूछा मोहतरम आप राइस जा रहे हो? उन्होंने कहा हाँ। यार ये सफ़ा प्रिंसिपल साहब को दे देना, इतना टैक्स जमा कराना इन्होंने। तो लॉ मेकर ने कहा मोहतरम ये स्टूडेंट है, ये कस्टमर है, ये प्रिंसिपल ऑफिसर नहीं है। अब राइस वाले कोर्ट में जाके ये कहेंगे कि हमें तो लेटर ही नहीं मिला था, क्योंकि आपने हमारे किसी अफसर को लेटर, तो ये कोई तरीका नहीं है कि FBR वाले अपने जो है छत से कबूतर रवाना करें और रवाना करके कहें फलां फलां दफ्तर में जाके हमारा परवाना दे दो, तो ये कोई तरीका नहीं है। तो लेटर किसको मिलना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफिसर को। प्रिंसिपल ऑफिसर कौन होता है वो जरा पढ़ लेते हैं, मेरे ख्याल से उसमें PN और गार्ड नहीं आएगा, जरा देखिएगा कौन कौन लोग आएंगे। प्रिंसिपल ऑफिसर विद रेफरेंस टू अ कंपनी और विद रेफरेंस टू एन AOP। इंडिविजुअल का तो मसला है ना, इंडिविजुअल को तो खुद आके आप लेटर सर्व करें अगर कोई इंडिविजुअल है। मसला कब होता है? कंपनी में भी काफी लोग होते हैं, AOP में काफी लोग होते हैं। तो लेटर आप किसको दें? डायरेक्टर्स को आके दे दें, बहुत अच्छी बात है, मैनेजर्स को दे दें, सेक्रेटरी को दे दें, एजेंट्स को दे दें, कोई अकाउंटेंट है उसको दे दें, और एनी अदर सिमिलर ऑफिसर, या इनसे मिलता जुलता कोई भी ऑफिसर है उसे पकड़ा दें, लेकिन होना अफसर चाहिए उसे। एंड एनी पर्सन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ये कौन होता है? एडमिन मैनेजर। एडमिन मैनेजर, एडमिन मैनेजर को लाके पकड़ा दें आप ये लेटर ऑफ द कंपनी, कंपनी का एडमिन मैनेजर हो या AOP का एडमिन मैनेजर हो, ऑन होम, जिस पर कमिश्नर ने सर्व किया है नोटिस, असल में तो नोटिस ही भेजना था ना आपके घर, जिस पर कमिश्नर ने सर्व किया नोटिस, एज्यूमिंग हिम एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर। तो एडमिन ऑफिसर को भी दे सकते हैं अगर आप एज्यूम कर लें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, प्रिंसिपल ऑफिसर। टैक्स पेयर कौन होता है? जो टैक्स पे करे, टैक्स पेयर। टैक्स पेयर मींस एनी पर्सन हु डिराइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू। डिराइव्स एन अमाउंट का क्या मतलब हम क्लास में कराते हैं? कमाया है। डिराइव का क्या मतलब होता है? कमाना। तो जो बंदा बिजनेस कमा रहा है वो भी क्या है? टैक्स पेयर। जो बंदा कैपिटल गेन कमा रहा है वो भी क्या है? मींस एनी पर्सन हु डिराइव्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एंड इंक्लूड्स एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टैक्स पेयर।
जो टैक्स पेयर का रिप्रेजेंटेटिव, मिसाल के तौर पे इंजमाम तो खुद टैक्स जमा नहीं कराता होगा, उसे तो टैक्स कैलकुलेट करना नहीं आता होगा, वो आप जैसे किसी बंदे को हायर करता होगा। तो एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टैक्स पेयर हु डिराइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस लॉ। यहाँ हु से मुराद है पर्सन हु डिराइव्स, तो पर्सन से मुराद है इंजमाम और रिप्रेजेंटेटिव से मुराद है, अपना नाम लिख लें मिस्टर एक्स, टैक्स कंसल्टेंट लिख लें, चलें टैक्स कंसल्टेंट। तो टैक्स कंसल्टेंट को एजेंट भी कहा जाता है और रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। अच्छा कोई पर्सन बताएं, एनी पर्सन बताएं हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स ऑन अदर्स इनकम। मिसाल दें कोई, एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स की मिसाल दें, एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। एम्प्लॉयर भी मिसाल दे सकते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स काटता है, और कंपनी शेयर होल्डर के डिविडेंड पे टैक्स काटती है। तो मुझे एनी पर्सन बता दें हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, कोई पर्सन बता दें जो टैक्स काटता हो लोगों का। कंपनी, एफपीआई तो नहीं टैक्स काटती, कंपनी टैक्स काट लेती है, एम्प्लॉयर टैक्स काट लेते हैं एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर। तो ये लोग काट के क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं या हुकूमत को जमा करवाते हैं जाके। कल ताज़ा मिसाल की थी कि कंपनी अगर लोन देगी अपने शेयर होल्डर को तो टैक्स काट के देगी, असल में वो लोन नहीं होगा, वो क्या समझा जाएगा, डिविडेंड समझा जाएगा। तो एनी पर्सन, एनी कंपनी लिख लें हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स ऑन अदर्स इनकम। ऑन अदर्स इनकम क्या मतलब, शेयर होल्डर की डिविडेंड इनकम, शेयर होल्डर के डिविडेंड इनकम पे कंपनी टैक्स काट लेगी। अब जरा पढ़ें, एनी कंपनी हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स ऑन शेयर होल्डर डिविडेंड इनकम। एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम। किन किन लोगों ने पाकिस्तान में टैक्स कैलकुलेशन जमा करानी होती है, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 114 में। एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम। किसी को याद हो रिटर्न ऑफ इनकम क्या होती है, बताया था, टैक्स कैलकुलेशन का सफा होता है। तो लेकिन किस किस ने पाकिस्तान में टैक्स कैलकुलेशन का सफा जमा करवाना है, ये हम कहां पढ़ेंगे, नहीं छोड़ें परे, ये हम कहां पढ़ेंगे, सेक्शन 114 में। एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश और पे टैक्स, एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर दिस लॉ। अच्छा जी, टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, टैक्स मींस एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर दिस लॉ। ये क्या बात है, इंक्लूड्स एनी पेनल्टी, फीस, अदर चार्ज, अदर सम, अदर अमाउंट। लेविएबल क्या होती है, लगाना, अदर अमाउंट लगाई हुकूमत ने आप पे, और पेएबल अंडर, और बोर्ड मींस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। पेनल्टी भी टैक्स ही होगी। अच्छा ये रॉयल्टी की डेफिनेशन है, इंशाल्लाह हम फिर कभी पढ़ेंगे। आज हमने बिजनेस का चैप्टर शुरू करना है असल में, ये रॉयल्टी की डेफिनेशन फिर कभी पढ़ेंगे। आप आ जाएं पेज नंबर 56 पे भी। ओ हाँ, बल्कि एक और चीज भी है ना, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, ये भी तो पढ़ना था, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अच्छा जी, अकामुलेटेड प्रॉफिट्स की डेफिनेशन निकालें जी। अकामुलेटेड प्रॉफिट्स कुछ भी नहीं है। अकामुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, मैं तो कह रहा हूं मेरी तरफ कर दो किसी तरह। अच्छा चलो छोड़ो। अच्छा अकामुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, अकामुलेटेड प्रॉफिट्स एक साल के प्रॉफिट होते हैं या कंपनी के सारे सालों के प्रॉफिट होते हैं। अच्छा एक बात अब गौर से सुनिएगा, जब तक अकामुलेटेड प्रॉफिट्स बांट ना दिए जाएं तब तक वो प्रॉफिट्स होते हैं, और जैसे ही बांट दिए जाएं उनको क्या कहा जाता है, डिविडेंड। जैसे ही बांट दिए जाएं उनको क्या कहा जाता है, डिविडेंड। पढ़ें जी, जब तक देग में चावल होते हैं वो गर्म होते हैं, जैसे ही हमारी प्लेट में आ जाए ठंडे हो जाते हैं। ओके सर्दियों में कह रहा हूं। पॉइंट 1, अकामुलेटेड, तो देग में खा लिया करें, अकामुलेटेड प्रॉफिट्स फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूड। अकामुलेटेड प्रॉफिट्स में क्या शामिल है, एनी रिजर्व मेड अप फ्रॉम एनी अलाउंस, एनी डिडक्शन और एग्जेम्पशन अंडर। अच्छा रिजर्व से मुराद प्रॉफिट, एनी प्रॉफिट मेड अप फ्रॉम एनी अलाउंस। अच्छा ये जो अलाउंस होते हैं ना, ये ना यहाँ इससे मुराद है डेप्रिसिएशन, और एक चैप्टर में आपको याद होगा हमने डेप्रिसिएशन का एक नाम पढ़ा था, इनिशियल अलाउंस। और इंशाल्लाह वो सबर का इम्तिहान खत्म होने वाले 4 से 5 दिन में हम इनिशियल अलाउंस के न्यूमेरिकल्स करने हैं हमने। तो इनिशियल अलाउंस एक अलाउंस होता है जिसका दूसरा नाम होता है, बोले डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए सोच के बताएं, ये ना मेडअप बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है। प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए मुझे बताएं डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी होती है, ऐड हो चुकी होती है, लेस हो चुकी होती है, लेकिन मेडअप बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है। वैसे तो असल में ना प्रॉफिट्स कैसे मेडअप होते हैं, वो देखें, सेल से शुरू होती हैं चीजें और खर्चे माइनस होते हैं। तो मैं कहूं प्रॉफिट्स आर मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, व्हाइल रीचिंग एट प्रॉफिट वी ऐड अप द सेल
and while reaching at profit we deduct the expenses. So profits are made up of two things, number one sales and number two expenses. तो ये made up थोड़ा सा confusing सा लफ्ज़ है, made up प्लस के माने में भी आ सकता है और made up माइनस के माने में भी आ सकता है। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इनकम ऐड हो चुकी होती है और खर्चे माइनस हो चुके होते हैं, तो made up का मतलब प्लस भी लिख लें और माइनस भी लिख लें। चलें, डेप्रिसिएशन की मैं बात कर रहा था आपसे, माजरत, डेप्रिसिएशन प्लस हो चुकी होती है प्रॉफिट्स तक आते हुए या माइनस? अच्छा, डिडक्शंस बता दें, प्लस हो चुकी होती हैं माइनस माइनस। एग्जेम्प्ट इनकम्स प्रॉफिट तक आते हुए प्लस हो चुकी होती हैं या माइनस माइनस। मैंने माना प्रॉफिट्स तक आते हुए एग्जेम्प्ट इनकम्स जो है वो प्लस हो चुकी होती हैं, माना के टैक्स वाले इस पे टैक्स नहीं लेते, लेकिन मोहतरम याद रखिएगा टैक्स वाले इस पे टैक्स ना भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एग्जेम्प्ट इनकम डिविडेंड की फॉर्म में तो बांटते ही है ना। कोई बंदा अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम कमा ले जिस इनकम पे हुकूमत टैक्स नहीं लेती, एक कंपनी है वो एग्रीकल्चर इनकम कमा रही है, अब शेयर होल्डर्स को क्या कहेगी, एग्रीकल्चर इनकम माफ है इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, और नहीं नहीं नहीं, शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड बांटा ही जाता है ना। तो बोले फॉर द पर्पस ऑफ बांटिंग डिविडेंड, डिविडेंड बांटने के लिए, क्योंकि देखना डेफिनेशन में पहला लफ्ज क्या है, फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड देने के लिए क्या एग्जेम्प्ट इनकम प्रॉफिट में पड़ी होगी? जी बिल्कुल, लेकिन टैक्स निकालने के लिए अगर एग्जेम्प्ट इनकम प्रॉफिट में पड़ी होगी तो हम उसे कहेंगे इसे प्रॉफिट में नहीं पड़ा होना चाहिए। क्लियर? अच्छा जी, बता दें जी प्रॉफिट्स क्या होते हैं। प्रॉफिट्स तक डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट तक डिडक्शंस और प्रॉफिट तक एग्जेम्पशंस। चलें जी, प्रॉफिट्स तक डिडक्शंस माइनस हो चुकी होती हैं, प्रॉफिट तक डेप्रिसिएशन लेस हो चुकी होती है, और प्रॉफिट तक एग्जेम्प्ट इनकम्स। ऐसी मुश्किल सी डेफिनेशन बनाई हुई है, बातें आसान है अंदर। एनी प्रॉफिट मेड अप ऑफ डेप्रिसिएशन, मेड अप ऑफ डिडक्शन और मेड अप ऑफ एनी एग्जेम्पशन। अच्छा, आगे तो कुछ भी नहीं है यार, आगे तो ऐसे बेजान सी चीज है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं? ऑल प्रॉफिट्स। ऑल क्या मतलब, सारे सालों के या एक साल के? आगे कहानी है, पढ़नी है पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़नी आप खुद पढ़ लीजिएगा। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन से प्रॉफिट्स होते हैं? ऑल प्रॉफिट्स। किसके? कंपनी के, इंक्लूडिंग ऑल इनकम्स एंड ऑल गेन्स। कई इनकम्स पड़ी होती हैं, कई गेन्स पड़े होते हैं। गेन होता है ना, जैसे फिक्स एसेट के बेचने पे गेन आ गया, कोई और गेन आ गया, इंक्लूडिंग ऑल इनकम्स एंड ऑल गेन्स। जैसे फिक्स्ड एसेट पे गेन आता है, फिक्स्ड एसेट के सेल करने पे अक्सर गेन आता है। अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जब तक देग में है तब तक गर्म है चावल, जब प्लेट में आगे ठंडे हैं। जब तक बांटे नहीं तब तक प्रॉफिट्स हैं, और जब बांट दिए ऑफ अ ट्रस्ट तो छोड़ें, ऊपर हमने ऑफ अ कंपनी पढ़ लिया ना, ऑल प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग इनकम्स एंड गेन्स ऑफ अ ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब तक बांटे नहीं तब तक क्या है, और जब बांट दिए अप टू द डेट ऑफ इट्स लिक्विडेशन। जब तक कंपनी बंद नहीं हुई तब तक क्या है? प्रॉफिट्स। जब कंपनी बंद हो गई और बांट दिए, डिविडेंड। ऐसे ही बीच में लिखा हुआ, इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इनकम्स एंड गेन्स ऑफ अ ट्रस्ट, ऑफ अ ट्रस्ट को ब्रैकेट में ले लें, बस अलग से याद कर लीजिएगा, आप पढ़ लेंगे। ऑल प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग इनकम्स एंड गेन्स। लेकिन कब तक उनको प्रॉफिट्स कहा जा सकता है? और जैसे ही देख खुली तो वो चावल प्लेट में है तो ठंडे हो गए, अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और जब डिस्ट्रीब्यूट हो गए तब इनका नाम प्रॉफिट नहीं है, तब क्या है? जब तक कंपनी बंद ना हो तब तक प्रॉफिट्स अगर पड़े हैं तो इनका नाम क्या है? अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन इनका नाम क्या है? और राइट एट दैट टाइम जब आपने बांट दिए तो इनका नाम क्या है? डिविडेंड। अच्छा, ये एक बात कल आ रही थी बार बार प्रॉफिट्स के साथ, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो ये बड़ी एक आसान सी चीज है, इसको आपने ये एक न्यूमेरिकल के जरिए समझना है। बार बार लफ्ज आ रहा था वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ये कंपनी है यार, इसका शेयर कैपिटल भी है और इसके कई सालों के प्रॉफिट भी हैं, ठीक है जी। कंपनी ने 100 रुपया ओनर घरों से लाए हुए थे और 60 रुपए कंपनी ने कमाया था, जिस तरह कल मैंने बात की थी। 100 रुपए ओनर घरों से लाए हुए थे, 60 रुपए कंपनी ने कमाया हुआ था। अब कंपनी ने सोचा कि मैं अपना कारोबार बंद करूं, लेकिन अकाउंटेंट ने एक 2 नंबरी सिखाई कंपनी को। अकाउंटेंट ने 2 नंबरी सिखाई। अकाउंटेंट ने कहा कारोबार बंद करोगे तो 60 रुपए जो तुमने लोगों को बांटने हैं वो क्या बन जाएंगे? कल बात हुई थी, डिविडेंड। क्योंकि अगर कारोबार बंद करोगे तो कितने पैसे वापस करने हैं शेयर होल्डर्स को? 160। 160 जब शेयर होल्डर्स को वापस करने हैं तो उसमें 100 रुपया क्या है? उसका ओरिजिनल पैसा, और 60 रुपए क्या है? डिविडेंड। तो अकाउंटेंट ने कंपनी को 2 नंबर मशवरा दिया और मशवरा देके कहा प्रॉफिट्स को गायब करो।
प्रॉफिट्स को गायब करो ताकि प्रॉफिट्स कम हो जाएं और कम डिविडेंड दो आप और शेयर होल्डर भी खुश हो जाएं। प्रॉफिट्स को गायब करने का तरीका यह है, दराज में से पैसे गायब करने का तरीका यह है बैंक में जमा करा दें, हैं तो बैंक में ही वैसे। दराज से पैसे गायब करने का तरीका यह है बैंक में जमा करा दें। प्रॉफिट्स को गायब करने का तरीका यह होता है कैपिटल अकाउंट में फेंक दें। अब मैं प्रॉफिट्स आपके सामने करने लगा हूं कैपिटलाइज, इसे कहते हैं अकाउंटिंग की मार मारना। मैं प्रॉफिट्स आपके सामने क्या करने लगा हूं, कैपिटलाइज। हिम्मत करें, जल्दी जल्दी एंट्री बताएं, जल्दी एंट्री बताएं, जल्दी एंट्री बताएं। 10 रुपए के प्रॉफिट्स मैंने पकड़े और पकड़ के ये दूसरा अकाउंट कौन सा है, अकमुलेटेड प्रॉफिट्स। 10 रुपए के प्रॉफिट्स पकड़े और पकड़ के मैंने कैपिटलाइज कर दिए। 10 रुपए के प्रॉफिट्स क्या कर दिए, कैपिटलाइज कर दिए। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। जैसे आप पैसे नहीं बैंक में जमा कराते थे, उसी तरह की ये एक एंट्री है। तो आपने प्रॉफिट्स पकड़ के क्या कर दिए, कैपिटलाइज। अब आप मुझे बताएं, जब कंपनी बंद हो रही होगी तो इस अकाउंट से आप कितने पैसे दे रहे होंगे, 110, और इस अकाउंट से कितने पैसे दे रहे होंगे, 50, और कंपनी बंद हो जाएगी। अब मुझे बता दें व्हाट इज डिविडेंड। अब अकाउंटेंट 2 नंबरी डाल के कहेगा कि डिविडेंड इज 50, लेकिन हुकूमत कहेगी इस 110 में भी 10 क्या पड़ा है, प्रॉफिट्स ही बांटे हैं तुमने। ये 2 नंबरी ना करो हमारे साथ, और तुमने इस 110 में 10 क्या डाल के दिया है, बोले प्रॉफिट्स ही डाल के दिए हैं। तो मोहतरम आज भी डिविडेंड हमारा, इसमें 10 रुपए होंगे ना सिर्फ, आज भी डिविडेंड हमारा बताएं कितना बनेगा, 50 जमा 10। बार बार लफ्ज क्या आ रहा था, डिविडेंड की डेफिनेशन में एक लफ्ज आ रहा था बार बार, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। दोनों डिविडेंड है, बार बार लफ्ज आ रहा था वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। कहते हैं कौन से वाले प्रॉफिट्स बांटो आप, जो प्रॉफिट्स अकाउंट में पड़े हो चाहे वो वाले बांटो, या जो कैपिटलाइज हो चुके हैं वो वाले बांटो। मेरी नजर में दोनों क्या हैं। अब कंक्लूजन बता दें आज आके हम कहां खड़े हैं, 60 इज डिविडेंड। इस 110 में से कितना डिविडेंड है, 10, और इसमें, और ऑब्वियसली ये गलतियां कब पता, ये 2 नंबरियां कब पता चलेगी, हुकूमत जब आपकी ऑडिट करेगी, आके ऑडिट करेगी, आपकी गलतियां निकालेगी और कहेगी कि आप लोगों ने 2 नंबरी की हुई है। ये 110 रुपए लोग घरों से नहीं लाए थे, लोग तो घरों से कितना लाए थे, 100। तो मोहतरम मैंने कितने प्रॉफिट्स कैपिटलाइज किए हैं, कैपिटलाइज्ड कर दिए हैं 10, लेकिन बाद में पकड़ा गया जी। अगर ना पकड़े गए तो फिर बचत है। हाँ, जब एंड 160 दे रहे होगे और हुकूमत ने आपको ना पकड़ा तो आप 50 रुपए डिविडेंड डालोगे और 50 रुपए पे रेट लगाओगे 15%, लेकिन अगर पकड़े जाते हो तो फिर 60 रुपए पे रेट लगेगा। वैसे भी अब बनता ही डिविडेंड 60 है, ये भी तो सोचो। अच्छा, उस पे एक्स्ट्रा पेनल्टी, हाँ वो होती है। पेनल्टी एक भी हमारे सिलेबस में नहीं है, पेनल्टीज के सेक्शन शुरू होते हैं 180 से ऑनवर्ड्स ना। सीए फाइनल भी नहीं है, सीए फाइनल में भी पेनल्टी वाले सेक्शन नहीं है। वो कहते हैं पेनल्टी खुद ही सीए करेगा जब देख लेगा पेनल्टी कितनी है किस चीज की, इनको क्या पढ़ाना। जी, हाउ मच आर कैपिटलाइज्ड, हाउ मच आर नॉट, हाउ मच आर कैपिटलाइज्ड 10, हाउ मच आर नॉट कैपिटलाइज्ड। तो इसमें कैपिटलाइज्ड कितने पड़े हैं, 10, और नॉट कैपिटलाइज्ड, लेकिन डिविडेंड कितने अनलकीली, 60 पूरा ही। ये कंक्लूजन है। ओके, इस डायग्राम के ऊपर हेडिंग दे दे वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। वो जो कल बार बार एक चीज को ब्रैकेट में ले रहे थे आप, गोद में ले रहे थे, साइड पे रखा हुआ था आपने, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ओके, डन डना डन, यस ऑल डन। अच्छा, ये ना मैं आपसे आपके लिए घर से ही तैयार करके लाया हूँ इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर। ये तैयार पड़ा है, बस हमने आना है और पढ़ना शुरू करना है। चलें जी, प्यार मोहब्बत से साथ वाले को जगा दें, उठ जाएं जी, सारे अटेंटिव हो जाएं। एक दफ़ा खड़े हो जाओ यार, खड़े होकर बैठ जाओ, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जरा अच्छे फ्रेश हो जाओगे। ऑनलाइन वाले भी हिम्मत करें, रजाइयों से निकलें, कंबलों से निकलें। चलो जी बैठ जाओ। बिजनेस सी पहला सफा, हाथ पहले सफे पे, पेज नंबर मैं नहीं पाऊंगा,
इंशाल्लाह चैप्टर खत्म होने के बाद पेज नंबर। बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? खरीद के बेचना या बना के बेचना? खरीद के बेचना, ये तो ट्रेडर्स हैं। और कॉमर्स क्या होता है? सर्विसेज देना। कॉमर्स क्या होता है? सर्विसेज देना। मैन्युफैक्चर क्या होता है? बना के बेचना, जैसे फैक्ट्रीज हैं, बना के बेचना। अच्छा, ये प्रोफेशन और वोकेशन है ना, ये भी सर्विसेज हैं। प्रोफेशन लिख लें आप लोग भी आए हैं तो। प्रोफेशन और वोकेशन जो है ना, सर्विसेज हैं। इसमें आप सर्विसेज के लिए प्रोफेशन और वोकेशन का लफ्ज़ डिक्शनरी में इस्तेमाल होता है, आप बेशक डिक्शनरी जाके चेक कर लीजिएगा। और सर्विसेज आजकल आपको पता है इतनी किस्म की हैं, आप जितनी मर्जी लिख लें। ई कॉमर्स की भी सर्विसेज दी जा रही हैं आजकल, यानी घर बैठ के अपने अकाउंट्स बनवाएं। और जो है डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, हजारों किस्म की सर्विसेज, दैट ऑल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अच्छा, नीचे वाली लाइन तो वही है, सिर्फ एक लफ्ज़ ऐड हुआ है, एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन और वोकेशन। एडवेंचर और कंसर्न होता है वन ऑफ एक्टिविटी। एडवेंचर और कंसर्न होते हैं वन ऑफ एक्टिविटी। वन ऑफ एक्टिविटी का क्या मतलब है? लिख लें, कुछ नहीं होता। एडवेंचर और कंसर्न का मतलब वन ऑफ एक्टिविटी, एक दफा किया गया काम। अब सरासिफ के पास पैसे पड़े हुए थे एक्स्ट्रा। सरासिफ ने सोचा कि मेरे पास पैसे पड़े हुए एक्स्ट्रा, मैं क्या करूं, मैं जनरेटर खरीद के बेच देता हूं। तो सरासिफ ने जनरेटर खरीद के बेच दिए। तो मोहतरम मुझे बताएं, क्या ये जो सरासिफ ने जनरेटर खरीद के बेचे हैं, क्या ये जनरेटर खरीद के बेचना वन ऑफ काम है या उनका रेगुलर काम है? वन ऑफ काम है। सरासिफ ऑडिट वाले तो मशहूर हैं, ये तो नहीं कहेंगे सरासिफ अब जनरेटर वाले जो जनरेटर बना के बेचते हैं, ठीक है, वो तो मशहूर नहीं, क्योंकि उनका वन ऑफ किया गया काम है या रेगुलर काम है। तो अगर कोई बंदा वन ऑफ काम भी कर ले, यानी वंस इन अ ब्लू मून जिसे आप कहते हैं, वंस इन अ नीला मून, वो ये काम कर ले, तो ऐसी सूरत में ये उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही बनेगी। ये उसकी इनकम फ्रॉम, क्योंकि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वन ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हैं या आदतन करते हैं वन ऑफ, तो फिर भी बिजनेस की डेफिनेशन में ही फॉल करेंगे, इंक्लूड्स। बट सब हर जगह आ जाते हैं, आपको पता है। बट डज नॉट इंक्लूड नौकरी। नौकरी बिजनेस नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बड़ी मजे की बात, एक बंदा 4 घंटे एक जगह नौकरी कर रहा है, फिर दोपहर को 4 घंटे एक जगह कर रहा है, फिर शाम को 4 घंटे एक जगह कर रहा है, 3 जगह अलग अलग नौकरी कर रहा है। आप उससे कहें तुम्हारा क्या कारोबार है? यार मैं नौकरियां करना कारोबार है आजकल। बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन एम्प्लॉयमेंट या नौकरियां करना इज नॉट इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा मोहतरम ये बताएं, ये सिर्फ बिजनेस के चैप्टर के लिए बात नहीं है, ये हर चैप्टर के लिए बात है कि हर चैप्टर में इनकम्स होती हैं और खर्चे होते हैं। जो इनकम्स होती हैं या वो चार्जेबल या टैक्सेबल होती हैं या वो एग्जेम्प्ट होती हैं। और सैलरी के चैप्टर में तो इतनी ज्यादा एग्जेम्पशंस पड़ी थी कि किसी चैप्टर में नहीं पड़ी। कभी पेंशन माफ कर रहे हैं, कभी रिटायरमेंट के टाइम पे अकोमोडेटेड बैलेंस माफ कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड का, कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ग्रेचुटी माफ कर रहे हैं। सैलरी के चैप्टर में तो इतनी एग्जेम्पशंस पड़ी थी और किसी चैप्टर में नहीं पड़ी हमने। कभी फॉरेन सैलरी माफ कर रहे हैं, अगर फॉरेन कंट्री में टैक्स पे करके आ रहे हैं, बात बढ़ जाएगी, बच्चे परेशान हो रहे हैं थोड़ी थोड़ी बातें सुन के। छोड़ी कुछ नहीं, कोई बात नहीं कर रहा था मैं। खर्चे 2 किस्म के हैं, याद नहीं आ रही चीजें। खर्चे 2 किस्म के हैं, जो या तो वो मैनेज करने की इजाजत है या वो मैनेज करने की इजाजत, वो सेक्शन आ रहा है जिसका इंतजार था इनकम फ्रॉम बिजनेस में। खर्चे नॉट अलाउड। मुझे डर है कि मंडे को वो सेक्शन शुरू ना हो जाए, डिडक्शंस नॉट अलाउड। अगले सफे पे ये सेक्शन होगा, वो खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। मंडे को कहीं 7:15 पे उसका पहला पॉइंट ना पढ़ा दिया जाए। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जी चैप्टर है, इसके फजाइल के ऊपर अलग क्लास होगी। डब्बा छोड़ें। इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में मोहतरम क्या चीजें आएंगी? फॉलोइंग इनकम्स अदर देन इनकम एग्जेम्प्ट एंड इनकम फॉलोइंग अंडर फाइनल टैक्स। फाइनल टैक्स की कौन सी है? डिविडेंड है ना। और एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी है? एग्रीकल्चर। तो फॉलोइंग इनकम्स अदर देन एग्रीकल्चर एंड अदर देन डिविडेंड। डिविडेंड को भी इस चैप्टर से निकाल दो, और किसको इस चैप्टर से निकाल दो? एग्रीकल्चर को भी इस चैप्टर से निकाल दो। क्यों? क्योंकि ये इनकम एक एग्जेम्प्ट है और एक पे 15% रेट है। द फॉलोइंग इनकम्स शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। सबसे पहली मिसाल जी, ये इतना ब्रॉड चीज है कि पाकिस्तान के सारे कारोबार इसी में आ जाते हैं। नीचे वालों की मेरे ख्याल से जरूरत रहती नहीं थी। पॉइंट ए ही इतना काफी है कि इसमें पाकिस्तान के सारे कारोबार आ जाते हैं। देख लें बेशक। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन एट एनी टाइम इन द ईयर। पाकिस्तान में जितने कारोबार हो रहे हैं सारे इसमें कवर हो गए। कोई जूते बेच रहा है, कोई मरुंडे बेच रहा है, कोई पापड़ बेच रहा है, कोई कॉलेज चला रहा है, कोई अस्पताल चला रहा है, कोई लॉयर है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन एट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा एक बात याद रखिएगा, बिजनेस के चैप्टर में ना रियल प्रॉफिट्स पे टैक्स लगता है। ये जो आर्टिफिशियल प्रॉफिट्स होते हैं ना, इस पे टैक्स नहीं लगता कभी भी। आर्टिफिशियल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? शुरू से ना जरा थीम समझने की कोशिश करें।
लॉ की। कैपिटल गेन के चैप्टर की मैं मिसाल देता हूं एक ऐसे ही। पहले शेयर खरीदे, साल के एंड पे महंगे हो गए, मैं कैपिटल गेन के चैप्टर की बात कर रहा हूं, कुछ भी नहीं करते थे हम, फिर अगले साल महंगे हो गए, कुछ भी नहीं करते थे, हम कहते थे जब बिकेंगे। तो समझा आर्टिफिशियल गेन क्या है कि अबू मैंने प्लॉट खरीदा है, बहुत महंगा हो रहा है माशाल्लाह, इस पे टैक्स नहीं है। अबू मैंने ज्वेलरी खरीद ली, अबू बहुत महंगी हो रही है, इस पे टैक्स नहीं है अनलेस कि आप बेच दो। तो रियल गेन्स क्या होते हैं? रियल गेन्स बेच के रियलाइज होते हैं या वैसे ही रियलाइज हो जाते हैं? बेच के रियलाइज होते हैं। क्लियर? हाँ, बल्कि मंडे को तो हमारे पास टाइम नहीं होगा। मंडे को तो ये जो असेसमेंट में न्यूमेरिकल आने हैं क्वेश्चन 1, ये मंडे को पूरा कराना है मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो ये असेसमेंट जरूर देखे जानी है आपने, इस दफा तोड़ दें कसमें सारी। अच्छा, अब और मिसालें सुनते जाएं। एक बंदा कहता है मेरे बिजनेस में फिक्स्ड एसेट पड़े हुए हैं, बिल्डिंग है, वो महंगी हो गई है, बल्कि शायद जिन्होंने FR1 पढ़ा हुआ ना उन्होंने रिवैल्यूएशन का टॉपिक एक पढ़ा होगा। रिवैल्यूएशन होती है बड़ी चीज महंगी हो जाना, बिल्डिंग्स रिवैल्यू हो गई, प्लांट रिवैल्यू हो गया, चलें छोड़ें, FR1 नहीं भी पढ़ा हुआ। एक बिजनेसमैन कहता है मेरी बिल्डिंग है वो बड़ी महंगी हो गई है लेकिन बेची नहीं, तो इज इट अ रियल गेन और आर्टिफिशियल गेन? एक बंदा कहता है मैंने किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, शेयर खरीदे हैं, वो महंगे हो गए हैं, इट इज। एक बंदा कहता है मेरे पास डॉलर पड़े हैं लेकिन मैंने किसी को दिए नहीं, बड़े महंगे हो गए हैं, आर्टिफिशियल गेन, अनलेस के डॉलर्स को सेल कर दें। तो बिजनेस के चैप्टर में रियल गेन्स पे टैक्स होता है, आर्टिफिशियल गेन्स पे टैक्स नहीं होता। Therefore, gain arising on revaluation of investments, revaluation of is, इन सारी बातों के आगे लिखें पड़ी महंगी हो गई हैं या बेच दी हैं, पड़ी महंगी हो गई हैं तो टैक्स नहीं देना। इस तरह लिख लें, पड़ी महंगी हो गई हैं इसलिए टैक्स नहीं देना, अनलेस के लिखें पड़ी महंगी हो गई हैं इसलिए टैक्स नहीं देना। Similarly, impairment loss is also ignored for, यार ये ना एक डेप्रिसिएशन की बहन है इम्पेयरमेंट, जो हजरात FR1 नहीं पढ़े ना वो इस दफा इंशाल्लाह FR1 में पढ़ लेंगे। डेप्रिसिएशन की बहन का क्या नाम है? ये माइनस करने की इजाजत नहीं है, ये माइनस करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि क्या माइनस करने की इजाजत है? डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग वाले टीचर शायद एक माइनस करवाएं डेप्रिसिएशन की तरह की चीज जिसका नाम क्या रखें? इम्पेयरमेंट, लेकिन टैक्स वाले इम्पेयरमेंट को लॉस नहीं मानते क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल सा लॉस है टैक्स वालों की नजर में। छोड़ें यार, बस आगे नहीं पढ़ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर ज्यादा हो जाएगी। चैप्टर 19 निकालें, चैप्टर 19 ये मैं आपके लिए घर से तैयार करके नहीं लाया हुआ, ये भी तैयार करना पड़ेगा। किधर है चैप्टर 19? ये इसमें ज़मीर अंसारी वाला सवाल ढूंढ लें। ज़मीर अंसारी ये ना पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 होगा या 10 होगा, उसमें ना एम्प्लॉय शेयर स्कीम रिवाइज करते हैं, उसमें एम्प्लॉय शेयर स्कीम की एडजस्टमेंट रिवाइज कर लेते हैं। पेज नंबर 370। चलें मेरा भी आ जाएगा, आप अपना निकालें, ऊपर देख रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ें एम्प्लॉय शेयर स्कीम की एडजस्टमेंट। अब ये ना कहिएगा कौन से नंबर वाली है, मिल गई? ओए होए, चलें जी शुरू करते हैं। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ ज़मीर अंसारी फॉर टैक्स ईयर 2000, किस साल की इनकम निकालनी है? 2010 की। और हम क्या रिवाइज करने लगे हैं? टाइम बच गया था, हम एम्प्लॉय शेयर स्कीम रिवाइज करने लगे हैं। पढ़ें जी। मिस्टर जमीर हैड रिसीव्ड शेयर्स, ओ मोहतरम कोई प्री रजिस्ट्रेशन नहीं, डायरेक्ट कंपनी का मालिक बन गया, इसकी कंपनी इसकी जेब में डायरेक्ट क्या आ गए? शेयर सर्टिफिकेट याद है? इसकी कंपनी में डायरेक्ट क्या आ गए? इसकी जेब में डायरेक्ट क्या आ गए? मिस्टर जमीर हैड रिसीव्ड 15,000 शेयर, मिस्टर जमीर हैड रिसीव्ड 15,000 शेयर्स। बताएं जी शेयर आ गए या प्री रजिस्ट्रेशन करवाई है? अभी शेयर्स आ गए ऑन 1 दिसंबर 2006। बहुत पुरानी बात करें जी, सी पॉइंट, ये आपने शुक्र है बता दिया। फॉर टैक्स ईयर 2010 है, ये बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। 1 दिसंबर 2006 को इसकी जेब में शेयर आ गए, अंडर है। अब देखना ये है कि अगर तो रिस्ट्रिक्शन ना लगी हुई ना तो 1 दिसंबर को ही सैलरी में ऐड कर देंगे, और अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई तो अकेले में जाके साइड पे आई कैप में फिक्रा बोलेंगे वो शेयर ही क्या जो बेच ना सकें, वो बोल के वापस आएंगे कुर्सी पे। और देखें इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। He had the option to transfer the share on or after 1 जनवरी 2009, वो 1 जनवरी 2009 के बाद शेयर बेच सकते हैं, उससे पहले बेच नहीं सकता। कौन कह रहे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई? तो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो शेयर ही क्या जो बेच ना सके, वो शेयर ही क्या जो, ऑनलाइन वाले रिवाइंड करके सुन लें, फुल स्टॉप। However, he sold, मोहतरम अब 3 साया देखा करें, अब 3 इवेंट्स होंगे। अब कितने इवेंट्स होंगे? 3 इवेंट्स होंगे। कितने इवेंट्स होंगे? 3 इवेंट्स। इवेंट नंबर 1 शादी, इवेंट नंबर 2 अच्छा
ज़मीर हैड रिसीव, नहीं वो वाला इवेंट ना बोला करो, अल्लाह बचाए। अच्छा, ज़मीर हैड रिसीव 15,000, ये पहला इवेंट हो गया। इससे ये कंपनी का मालक बन गया, इससे ये कंपनी का, लेकिन अभी शेयर्स को जेब के अंदर डाल के रखेगा, अंदर वाली जेब में छुपा के रखेगा शेयर्स को, और क्या कहेगा वो शेयर्स ही क्या जो बेच ना सके। अच्छा, 1 जनवरी 9 को क्या हादसा होगा? रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो जाएगी और शेयर्स को जेब से निकाल के बाहर रख लेगा, शेयर्स को जेब से निकाल के बाहर रख लेगा। और मुझे तो बिल्कुल कल वाला अमेरिकन लग रहा है वो जो क्वेश्चन 8 करवाया था। However, he sold all the shares on 1 अप्रैल 2010, और शेयर जेब से जब बाहर निकाले तो रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने के बाद बेचे हैं, तो he sold all the shares। अब इवेंट्स बता दें जी कितने बने? 3। नंबर 1, शेयर्स मिले विद रिस्ट्रिक्शन, इस दिन क्या हुआ? रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई इस दिन। अच्छा, फेयर वैल्यूज देखते हैं जरा किस किस दिन की हैं। इस दिन की दी हुई है, जिस दिन मिले हैं, लेकिन इसको तो काट देंगे ना। क्यों काटेंगे? वो शेयर ही क्या जो। अच्छा, इस दिन की भी फेयर वैल्यू दी हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसे क्या करेंगे? और रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी, इसे क्यों काटेंगे? इसे फिर आप बढ़े आके, मैं यही कह सकता हूं। सुबह सुबह ऐसी बातें करवा रहे हैं यार, ये क्या लोग हैं, कौन आए हुए हैं क्लास में? मोहतरम, रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी है उस दिन, तो इसको क्यों काटेंगे? ये तो इनकी फेयर वैल्यू है, इस बुनियाद पे सैलरी का गेन निकालेंगे, इसको तो गले लगाएंगे। ओके, प्लीज 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 बिहेव। अच्छा, और ये 1 अप्रैल 2010, इस दिन तो कैपिटल गेन निकालेंगे ना, क्योंकि शेयर आप क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। चलें जी, स्टार्ट करें। हवा सी आ रही है, ठंडी नहीं है। ओके यार, 1 दिसंबर 2006 को क्या हुआ है? शेयर्स मिल गए हैं, शेयर्स मिल गए हैं। आपको पता है 1 दिसंबर 2006 टैक्स ईयर 2007 बनता है? पता है? पता है? शेयर्स रिसीव किए, शेयर्स रिसीव किए, जब कंपनी ने शेयर इशू किए, जो भी आप कह दें, लेकिन कौन से वाले? विद रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन वाले। फिलहाल सैलरी में कुछ भी ऐड तक के, हिम्मत करें यार, बोलें, जब तक के रिस्ट्रिक्शन रिलीज ना हो। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन रिलीज कब हुई है? हमारे साल, टैक्स ईयर 2010 में? नहीं 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 नहीं, ये तो 30 जून 9 के साल में रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई है। 30 जून 2009 के साल, पिछले साल रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई है, या हमारे 2010 के साल में हुई है? 2009 में रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई है। 2008, और बोले 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 बोले, हिम्मत करें, 2009। 1 जनवरी 2009 इधर आएगा ना, क्योंकि इधर 30 जून 9 है यार, प्लीज समझ रहे हैं बातें? पहली क्लास याद है ना? पहली क्लास में 30 जून बताया था, इधर आएगा। तो 1 जनवरी 2009 क्या हुआ जी? रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल कल जैसा सवाल है जैसा कल क्लास में किया था। आप बता दें यार, इस दिन तक शेयर जेब के अंदर रहेंगे, इस दिन शेयर जेब से बाहर आ जाएंगे, लेकिन बेचेंगे नहीं अभी हम। अब शेयर जेब से बाहर आ गए तो सैलरी में जाना चाहिए। याद आ रही है थोड़ी थोड़ी बातें? इस दिन क्यों नहीं सैलरी में लेके गए थे? इस दिन क्यों सैलरी में लेके जाएंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या फॉर्मूला है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट, माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर और माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। अच्छा जी, इंशाल्लाह हमारे साल इनको बेचना भी है, हमारे साल इनको बेचना भी है। किस साल बेचना है? 2010 में, 2010 में इनको बेचना भी है। अच्छा, मुझे बता दें जी, फेयर वैल्यू कितनी है 1 दिसंबर 2006 को? कितनी है? 30। ये सिन की फेयर वैल्यू है, इससे तो फारिग कर दें। इस सिन कितनी फेयर वैल्यू है? 42। किताबें घर में हैं, देख लें खुद ही। 42। और फिर बेचे किस दिन? 1 अप्रैल 2000। इवेंट का नाम शेयर्स सोल्ड। इस दिन कितनी फेयर वैल्यू है? 48। अच्छा जी, क्वांटिटी बताइए, कितने हजार शेयर्स? 15,000। 15,000 को मल्टीप्लाई करें 42 से, 6,30,000। क्लियर? अच्छा यार, मुझे एक चीज बताएं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शेयर्स? मोहतरम, ये कुछ हजरात बैठे हुए हैं क्लास में, अल्लाह ही इनको पूछे
ये कह रहे हैं कि फेयर वैल्यू भी 35 है, कॉस्ट भी 35 है, तो फिर एम्प्लॉय पागल है कि एम्प्लॉयर से आके शेयर ले रहे, फिर बाजार से ले लेता। अगर इसने फेयर वैल्यू के लेने थे, क्योंकि माने ना माने कॉस्ट ऑफ शेयर मिसिंग है, कॉस्ट ऑफ शेयर मिसिंग है। कितने पैसे एम्प्लॉय के जेब से गए शेयर खरीदते हुए? मिसिंग है, कॉस्ट ऑफ शेयर मिसिंग है मोहतरम। इसीलिए उसने लिखा हुआ है ही रिसीव्ड शेयर्स, ही बॉट नहीं, ही रिसीव्ड 15,000 शेयर्स, लिखे फ्री ऑफ कॉस्ट। ही रिसीव्ड, बॉट नहीं लिखा हुआ, बाय नहीं किए पैसे देके। ये सवाल के ना अंदर का गुंजल था। ही रिसीव्ड शेयर्स, रिसीव्ड के साथ लिखें फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, अगर लिखा होता ही रिसीव्ड एट रुपीज इतने, फिर और बात होती, लेकिन अभी रिसीव्ड के साथ कुछ नहीं लिखा। और पागल नहीं होगा कि फेयर वैल्यू का खरीद ले, फिर क्या फायदा है उसे एम्प्लॉयर से लेने का, फिर बाजार से ले ले, फिर एहसान एम्प्लॉयर का क्यों लेना है? ये तो एम्प्लॉयर एहसान चढ़ाता है मोहतरम बाद में एहसान याद भी दिलाता है, आपको पता है एहसान का, पता है ना। अच्छा आप बोलें जी कॉस्ट ऑफ शेयर, ही रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट 6 लाख, और आगे तो आसान है आपको पता है। इनकम फ्रॉम क्या आती है जहां यार, कंसिडरेशन माइनस वेयर कॉस्ट इज सम ऑफ ए प्लस बी, तो याद है ए प्लस बी प्लस सी। क्वांटिटी बताएं, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने के शेयर यार, 48 का 7 लाख। सारे ऊपर देखें। अब मैं एबीसी के आगे लिखने रहा, ये क्या है? ए क्या होता है? कॉस्ट ऑफ शेयर, याद है ना। बी क्या होता है और सी क्या होता है? जी 6 लाख क्या आ गया? ये कौन सी इनकम आ गई? इनकम फ्रॉम। लेकिन एक बात, विम्पी प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है भाई, सुबह वाली बात। विम्पी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक लिस्ट, पब्लिक है, प्राइवेट है, पब्लिक है। कैपिटल गेन का चैप्टर जहन में लाएं। अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं तो नॉर्मल रिजीम है, अगर नॉर्मल रिजीम है तो होल्डिंग पीरियड 1 साल से, इसलिए गेन को चले जी ओवर क्लास टेस्ट जरूर दीजिएगा।